नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाइट यानी कि प्रकाश। यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। जब एकल तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका परिकिरण यानी कि स्कैटरिंग जो है होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह परिघटना रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट जो है कहलाता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा कि रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम से होकर के जो है गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, नियान गैस। गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत है जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबेल गैस जैसे कि आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन एवं जीनान आदि अथवा इनका जो है मिश्रण भरा होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो नियान गैस है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर बीम। CD यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है जिसका उपयोग ध्वनियों एवं दृश्यों यानी कि ऑडियो विजुअल को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। CD प्लेयर वह यंत्र है जिसमें CD की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना का पुनरुत्पादन किया जाता है अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक CD यानी कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रह के कारण CD पर जो है अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं बन जाती हैं। CD पर प्रकाश पड़ने पर ये संरचनाएं विवर्तन जाली का कार्य करती हैं जो प्रकाश की कुछ किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देती हैं तथा कुछ किरणें चमकदार सतह से परावर्तित हो जाती हैं। उपयुक्त दोनों कारणों से जो है प्रकाश विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कांच जो है सिलिका अथवा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली नलिकाएं होती हैं। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में हुए क्षय बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अविलंब से जो है दूर हट जाती है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परास में से किस परास में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 400 लेके 700 nm। सौर विकिरण को परावैगिनी विकिरण जिसका परास जो है 100 नैनोमीटर सेकेंड और 400 नैनोमीटर सेकेंड। दृश्य प्रकाश जो होता है उसका परास होता है 400 नैनोमीटर से जो है 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण का परास जो होता है वह 700 नैनोमीटर से जो है आपका 10⁻6 नैनोमीटर होता है में विभाजित किया जा सकता है। अतः सौर विकिरण का जो परास होगा वह 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास में दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाशिकी यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स संचार एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच में। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं तथा उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। निर्वात में जो है अपवर्तनांक 1.0 होता है, वायु में अपवर्तनांक 1.0003 तथा जल में अपवर्तनांक जो होता है 1.3 होता है की तुलना में जो है कांच का अपवर्तनांक जो होता है वह है 1.52 में प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होती है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि मृग मरीचिका का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु में गर्म हो जाती है। रेत जो है अत्यधिक गर्म हो जाती है, फलस्वरूप जो है वायु की ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती जाती हैं। ये किरणें पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण जो है पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि मृग मरीचिका किसका कारण है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूल कण। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है यानी कि 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए लाल रंग जो है सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है। इसके विपरीत बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है और इसीलिए बैगनी रंग का दृश्यता जो है सबसे कम होती है। तो यहाँ पूछा गया आपका कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति जो है निर्वात में वह 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और जबकि ध्वनि की गति जो है निर्वात में होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की गति जो है सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन और आदि गुण जो है प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन आदि गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी कारण हीरा अत्यंत जो है चमकीला दिखाई देता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, क्यों?
तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ से हो जाएगा। अवरक्त प्रकाश के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का चरण है जब कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तथा अंधकार छा जाता है। इस समय सूर्य की ओर देखने से आंखों को कोई क्षति जो है नहीं पहुंचती, परंतु इस दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आंखों की पुतलियां जो है फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हटता है तो आंखें सूर्य से आने वाले अवरक्त प्रकाश की अधिक मात्रा अवशोषित कर लेती हैं, जिससे आंखों की अत्यधिक क्षति यानी कि आपका एक्लिप्स, ब्लाइंडनेस और रेटिनल बर्न्स जो है आदि ये जो है पहुंचता है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवरक्त प्रकाश के कारण। अगला प्रश्न आपका, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो एक दर्पण में बने उस वस्तु के प्रतिबिंब को परावर्तित करके दूसरा दर्पण एक नया प्रतिबिंब बनाता है। ठीक उसी प्रकार पहला दर्पण भी दूसरे दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। परिणाम स्वरूप जो है अनंत प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, तो अनंत होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई यानी कि एच का आधी यानी कि एच अपान जो है 2 यानी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा रंग। इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो कि वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित जो है वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले जो है आपका लाल रेड होगा, फिर नारंगी होता है, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर जो है बैगनी। इसको आप जो है विवग्योर से जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद। लाल, पीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है और प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं जो कि होता है लाल रंग, उसके बाद जो है रेड, ये उसके बाद नीला होता है आपका, उसके बाद जो है हरा रंग। तो ये जो है 3 रंग होता है प्राथमिक, और इनको जो है मिलाने से अनेक द्वितीयक रंगों जैसे कि पीला, मैजेंटा आदि का जो है निर्माण होता है। तो प्राथमिक रंग आपसे पूछे जाएगा तो कौन कौन से होते हैं, तो लाल होता है आपका, उसके बाद जो है हरा, उसके बाद नीला। तो ये 3 रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिखाई नहीं देता है। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोपहर के 12 बजे से किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा जो है रोगी के कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए हेड मिरर जो है प्रयोग किया जाता है या एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है और अवतल दर्पण के अन्य प्रयोग जो है दाढ़ी बनाते समय एवं श्रृंगार यानी कि मेकअप के समय प्रयोग किए जाने वाले दर्पणों के रूप में वाहनों की हेडलाइट से और माइक्रोस्कोप एवं टेलीस्कोप आदि में जो है किया जाता है। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन जो है आपका वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया और जो है नियर साइट इंडेंस कहा जाता है और प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ जो है दिखाई देती हैं परंतु दूर
की वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यदि लेंस पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको जो है कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस का जो है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही कारण है कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने वाले दर्पण के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर वायु एवं बाहर जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जल से वायु यानी कि बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है तो यह अविलंब से दूर तथा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न आपका कि प्रकाश के रंगों के अलग करने की क्या विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह है जो सामूहिक रूप से श्वेत रंग का दिखने के कारण श्वेत प्रकाश कहलाता है। प्रिज्म कांच अथवा किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है जिसमें से श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वह जो है 7 रंगों में प्रकटित होता है, जो कि आपका विबग्योर से जो है आप याद रख सकते हैं इसे। वी से होगा वायलेट, ई से आई से होगा इंडिगो, वी से हो जाएगा ब्लू, जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये विबग्योर से आप याद रख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न आपका, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है यह सही नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका गलत है। दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया जो है कहा जाता है या हाइपरओपिया कहा जाता है, तो इससे जो है प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट जबकि निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका दिया गया कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है आपका जो है सही नहीं है कथन। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संकल्पना आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर जो है आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यानी कि रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे यानी कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। इस प्रकार प्रकाश तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो द्रव्यमान विहीन एवं ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में संचारित होती हैं। इन कणों को फोटान कहते हैं और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। जब किसी पदार्थ यानी कि वह ठोस, द्रव अथवा गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें आदि के संपर्क में आता है तो वह पदार्थ उस विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक इंडोस्कोप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नलिका होती है जिसमें एक प्रकाश स्रोत तथा एक वीडियो कैमरा जुड़ा होता है। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे कि मुंह, नाक आदि मार्गों से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो डी जो है ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि इंडोस्कोप क्या है, तो जो है आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो है ये था प्रकाश से जुड़ा जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।